सेनेट इलेक्शंस का क्या तरीकाकार है, कितने सूबों से कितने सेनेटर्स मुंतखब होते हैं और उनकी मुद्दत कितनी होती है। जब माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज़ की पर इतफाक़ कर चुकी है कि सेनेट इलेक्शंस में सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म करके शो ऑफ हैंड और ओपन बैलेट किया जाएगा, तो फिर आज क्यों इसकी मुखालफत की जा रही है। पीटीआई इस मामले को पार्लियामेंट के थ्रू हल करने के बजाय ऑर्डिनेंस के थ्रू क्यों हल करना चाह रही है, और क्या जो सेनेटर्स मुंतखब होते हैं ये वाकई अवामी नुमाइंदे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेनेट के बारे में कि सेनेट का जो दूसरा नाम है वो है अपर हाउस, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है इसके दो हिस्से हैं, दो हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस है। लोअर हाउस को हम कहते हैं जी नेशनल असम्बली, जिसमें हर सूबे से पॉपुलेशन की बेसिस के ऊपर जो हैं वो लोग मुंतखब होते हैं, जिनको अवाम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यानी कि अवाम वोट करके उनको इलेक्ट करती है। जो सेनेट है उसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, इसको अपर हाउस कहते हैं, और इसमें जो सेनेटर्स मुंतखब होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होते, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं, यानी कि जिन लोगों को हमने मुंतखब किया होता है, यानी कि जो हमारे एमपी और एमएनएज हैं वो इनको मुंतखब करते हैं, और ये जो है पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर नहीं होता, यानी कि हर सूबे से इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सेनेट के अंदर। अब थोड़ी जो नंबर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। 104 सेनेटर्स होते हैं टोटल जो मेंबर्स होते हैं सेनेट के। अब उन 104 में से हर सूबे से होते हैं 23, यानी कि टोटल 92 जो हैं वो हमारे 4 सूबों से सेनेटर्स होते हैं। अब जो 23 हैं उसको थोड़ा और फर्दर ब्रेक डाउन करता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी हो जाए। उन 23 में से 14 होती हैं जनरल सीट्स, जिनको मुंतखब करती हैं वहाँ की जो सूबाई असम्बली हैं वो। उन 14 के अलावा 4 सीट्स जो होती हैं वो टेक्नोक्रेट्स की होती हैं, 4 सीटें होती हैं वुमेन की, और 1 सीट होती है मिनॉरिटी की। तो ये मिला के टोटल 23 सीटें होगी एक सूबे की। तो चारों सूबों की 23 सीटें मिला के 92 सीट्स ये होगी। 8 सीटें हैं फाटा की और 4 सीटें हैं इस्लामाबाद की। फाटा क्योंकि अब मर्जर हो चुका है तो वो 8 सीटें अब ख़त्म हो जाएंगी, और जो इस साल इलेक्शन होंगे उसमें फाटा के ऊपर इलेक्शन नहीं होंगे और सिर्फ सूबाई इलेक्शन होंगे, और जो यानी कि जो सूबों के सेनेटर्स हैं वो मुंतखब होंगे और इस्लामाबाद से मुंतखब होंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं तरीकाकार का कि इसका इलेक्शन होता किस तरह से है। वो इस तरह आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आसान लफ्ज़ में आपको ये बता दूं, जिस तरह मैंने बताया कि 23 जो सीटें हैं वो सारी मुंतखब होंगी आपकी, जो यानी कि जो पंजाब के 23 सेनेटर्स हैं वो मुंतखब होंगे पंजाब की असम्बली से। सिंध के जो 23 सेनेटर्स हैं वो होंगे सिंध की असम्बली से। इसी तरह जो इस्लामाबाद के 4 हैं वो नेशनल असम्बली में जो एमएनएज हैं और जो वहाँ के उनके नुमाइंदे हैं वो मुंतखब करेंगे। ये टोटल मिला के, और इसमें एक और चीज़ समझने की वो ये है कि हर 3 साल बाद एक सेनेटर की जो मुद्दत होती है वो होती है 6 साल, लेकिन हर 3 साल बाद आधे सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं। वो इस तरह से कि जो सबसे पहले इलेक्शन होते हैं सेनेट के 1975 में आई थिंक, उसमें जो मुंतखब हुए थे सेनेटर्स वो 1978 में रिटायर हो गए थे। तो इसी तरीके से आसान अल्फाज में समझने के लिए आपको ये बात आपको मैं बता दूं कि जो अब 2021 में इलेक्शन हो रहे हैं, जिन सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं वो सेनेटर्स 2015 में मुंतखब हुए थे, और जो 2018 के जो रिसेंट इलेक्शन है उसमें मुंतखब हुए थे उनके इलेक्शन होंगे 2024 के अंदर। तो हर 3 साल बाद आधे सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो इस साल 2021 में आधे सेनेटर्स यानी कि 52 जो सीट्स बनती हैं, लेकिन उसमें तो फाटा के जब 4 निकाल देंगे आधी सीटें तो 48 सीट्स के ऊपर इलेक्शंस होंगे, और उसमें से जो है वो अब किस तरीके से होंगे, ओपन बैलेट से होंगे, सीक्रेट बैलेट से होंगे, उस पर बात करते हैं। करंट स्टेटस ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि शो ऑफ हैंड्स हों और ओपन बैलेट के थ्रू सेनेट इलेक्शन हों, और इसी तरह में उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच किया तो उन्होंने उनकी ये डिमांड को रिजेक्ट कर दी और कहा कि आर्टिकल 226 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ओपन बैलेट के थ्रू इलेक्शंस हों, और इस चीज़ के लिए पहले आपको वो आर्टिकल जो है वो अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो है आगे इस तरह से ये चीज़ चल सकती है। तो उसके बाद पीटीआई ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उनकी इनपुट मांगी कि आप जो हैं इसकी एक तशरीह करें आर्टिकल 226 की, और ये बताएं कि आर्टिकल 226 जो है वो सेनेट इलेक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, और जो सेनेट इलेक्शंस होते हैं वो फ्री विल पे नहीं होते, बल्कि वो जो जितने भी मेम्बरान हैं एमपीएज हैं वो बाउंड है कि वो जो पार्टी की जो क़यादत ने जो फैसला किया है उसको फॉलो करें, और वो फ्री विल पे नहीं हो सकते, इसलिए इसको सीक्रेट बैलेटिंग ख़त्म करके इसको ओपन बैलेट किया जाए। अभी उसका फैसला चल ही रहा था कि इसी दौरान पीटीआई ने एक बिल टेबल किया नेशनल असम्बली में, जिसको कहा गया 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें अमेंडमेंट का कहा गया, लेकिन उस बिल को अपोजिशन ने रिजेक्ट किया और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया।
उसी सारा कुछ चल ही रहा था कि इसी दौरान अभी रिसेंटली 6 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट कर दी इलेक्शन एक्ट 2017 में, और उसको मशरूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। इसका केस दिसंबर से चल रहा है, जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर की थी दिसंबर में, उसके साथ मशरूत कर दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके साथ अगर वो इसके मुखालिफ है तो ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो इधर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑर्डिनेंस को आपने मशरूत करना ही था फैसले के साथ, तो फिर ऑर्डिनेंस निकालने का और वो इशू करने का मकसद क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है कि आप फैसला हमारे हक में दें? और दूसरी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि ऑर्डिनेंस जो है वो उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो एक इसको इनकरेज नहीं किया जाता और डेमोक्रेटिक कल्चर में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। हमेशा जो भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए वो थ्रू पार्लियामेंट होनी चाहिए, और ऑर्डिनेंस की जो अपनी लाइफ है वो सिर्फ 120 दिन है। अब क्या 120 दिन का ऑर्डिनेंस उन सेंटर्स का फैसला कर सकते हैं जिनकी जो लाइफ है वो 6 साल है? तो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि कैसे ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो हम इन जो इतने पेचीदा मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सब के दौरान एक वीडियो लीक हुई जिसकी टाइमिंग बड़ी मशकूक थी, क्योंकि जिस दिन लीक हुई पीर को, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी इसी केस से मुतल्लिक। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि उस फैसले को इन्फ्लुएंस करने के लिए वीडियो जो है एकदम लीक की गई है। अब उस वीडियो का जो कंटेंट है वो भी बड़ा डिबेटेबल है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस, कौमी वतन पार्टी के एमपीएस पैसे लेते हुए, पैसे वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो सेनेट इलेक्शन 2018 से पहले की वीडियो है। अब इमरान खान ने उस टाइम ये कहा था कि उन्होंने वीडियो देखी हुई है इन लोगों की। अगर ये वीडियो देखी हुई है तो फिर सुल्तान महमूद जो कि केपी के लॉ मिनिस्टर जो अभी रिज़ाइन किया है जिन्होंने इस वीडियो के बाद, उनको लॉ मिनिस्टर क्यों लगाया गया? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं जो ये कह रही हैं, क्योंकि ये वीडियो बनी है केपी के जो उस टाइम के स्पीकर थे असम्बली के, असद कैसर, जो कि अब नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, उनके ऑफिस में बनी हुई है। तो उनके ऑफिस में सारा काम हो रहा है, उनको पता नहीं। तो ये भी एक बड़ा सवाल निशान है। और मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये पैसे परवेज़ खट्टक के कहने पे दिए गए और वो भी उस टाइम वहाँ मौजूद थे, लेकिन वीडियो में उनको कैप्चर नहीं किया गया। और जब ये चीज़ सामने आई कि ये उनके जो स्पीकर थे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के असद कैसर, उनके ऑफिस में बनी है, तो इसमें एक और चीज़ ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हायर्स थे वो भी इस पर मुलविस थे। अब इसी मुतालिक एक र्यूमर है जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग र्यूमर है, वो क्या है उस पर बात करते हैं। अब कुछ जो सीनियर तज्जिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, और वो लोग जो कि केपी की जो सारी पॉलिटिक्स है उसको बड़ी गौर से देखते हैं, समझते हैं, उनकी तरफ से ये एक चीज़ सामने आई है, एक र्यूमर सामने आया है कि इस सब चीज़ में जो उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 लोग निकाले और जो हॉर्स ट्रेडिंग उसमें हुई, उसमें PTI की आला क़यादत मुलविस थी। अब वो कैसे मुलविस थे और सारा कुछ कैसे हुआ? वो इस तरह से हुआ कि डॉट्स को अगर मिलाएं, कड़ियाँ मिलाएं, तो इस तरह से हुआ कि उस टाइम इलेक्शन से पहले केपी के गवर्नमेंट ने जिन सेंटर्स को टिकट दी उनसे पैसे लेके अपने एमपीएस को पैसे दिए, और 1-1 करोड़ रुपया जो पैसे वो थे वो केपी की गवर्नमेंट यानी कि PTI की तरफ से दिए जा रहे थे। और जब 1-1 करोड़ रुपये उन्होंने एमपीएस ने ले लिया, उन्होंने अपने एमपीएस को भी दिया और कौमी वतन पार्टी के एमपीएस को भी दिया। उसके बाद उन एमपीएस ने PTI से पैसे लेने के बाद पीपल्स पार्टी से उससे दुगने और तिगुने पैसे ले लिए, यानी कि अब जो फिगर वो आ रहा है 5 करोड़ का, यानी कि PTI से 1 करोड़ लेके आगे पीपल्स पार्टी से भी 5-5 करोड़ रुपये पकड़ लिए। अब ये र्यूमर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, क्यों जो है इस पर यकीन किया जा सकता है? वो इसलिए किया जा सकता है क्योंकि पीपल्स पार्टी के जो एमपीएस हैं खैबर पख्तूनख्वा से वो हैं 7। अब 7 एमपीएस पे एक सेनेटर भी मुंतखब करना बहुत मुश्किल है, मतलब कि इम्पॉसिबल है। लेकिन 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कितने सेनेटर्स मुंतखब हुए हैं? केपी के से 2, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ है। यानी कि ये बड़ी साफ है कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की, उन सेनेट इलेक्शंस के अंदर पैसे दिए। अब वो किसको दिए वो सामने नहीं आ सके, लेकिन उन रूमर्स में कहा जा रहा है कि उन लोगों को पैसे दिए जिन्होंने अपनी पार्टी PTI से भी पैसे लिए थे। और जब PTI को पता चला कि इन लोगों ने पीपल्स पार्टी से भी पैसे पकड़ लिए हैं, तो उन्होंने अपने ही लोगों से पैसे वापस लेने का मुतालबा किया। जब उन्होंने पैसे वापस देने से मना कर दिया तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग र्यूमर है जो कि सामने आया है, और अब जिस तरह वक्त गुजरेगा तो इस पर भी पता चलेगा कि इसमें कितनी को सच्चाई है। नाज़रीन, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू सेनेट इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, और इसकी बहुत बड़ी तारीख है। ये अभी से स्टार्ट नहीं हुई है, हमेशा से होती आई है। इसके बावजूद क्यों कोई अभी तक इसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड नहीं हो सका कि इसको ख़त्म करके ओपन बैलेट किया जाए?
इसकी अगर थोड़ी सी मैं आपको कुछ बताऊं इवेंट्स जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, रिसेंट इवेंट्स, तो 2018 के जो इलेक्शन थे वो ये कहते हैं कि वर्स्ट इलेक्शन से सेनेट की तारीख में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो की गई हॉर्स ट्रेडिंग। इसमें पीएमएलएन की हुकूमत किस तरह गिराई गई वहाँ पे बलूचिस्तान में, और इसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों का इत्तेहाद था, दोनों ने मिल के किस तरह पीएमएलएन जो है उसको नुकसान पहुँचाया, उनकी हुकूमत भी वहाँ पे ख़त्म हुई। उसके बाद किस तरह से उसके बाद सादिक संजरानी को बनाया गया चेयरमैन, वो भी सबके सामने है। उनकी नंबर उनके इंतहाई कम था, लेकिन सेनेटर्स उनके ज़्यादा मुंतखब हो गए। उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस वोट आया सादिक संजरानी के खिलाफ, पीपल पार्टी जिसने उनको बनाया था चेयरमैन, 1 साल के अंदर ही उनको समझ आ गई है क्या हो गया, तो उन्होंने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट दिया और सारी अपोजिशन उसके ऊपर मुत्तफिक थी। उसके बावजूद अपोजिशन की सीटें भी ज़्यादा थी, उसके बावजूद 14 सेनेटर्स जो थे ऐसे अपोजिशन के जिन्होंने उसके हक में वोट दे दिया। तो ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग होती आई है, पैसे लेके लोगों ने अपने ईमान बेचे हैं, अपनी सियासत बेची है, ये सारे इसकी तरीक़ है। और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इसके खिलाफ मुत्तहिद रही है। मिसाक जमहूरियत जो हुआ, जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ और उनकी 2 पार्टी से मिलकर किया, उसमें साफ साफ लिखा है कि सेनेट इलेक्शन की जो सीक्रेट बैलेटिंग है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो उसके जब वहाँ पे ये कंसेंसस बिल्ड हो गया था, तो उसके बाद क्यों वो अपने स्टांस से हटे? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। जो लोग ये क्लेम करते हैं कि हम जमहूरियत की बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ जो जमहूरियत के ऊपर एक धब्बा है, काला धब्बा है, जो कि ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल धज्जियां उड़ा देता है, तो क्यों उस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से? इसका अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान पास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ है 2018 के इलेक्शन में भी, उससे पहले भी 2015 में तो पीटीआई ने इनफैक्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हिमायत की थी कि आप ये बिल पास करें, बिल टेबल करें, हम आपकी हिमायत करेंगे, सीक्रेट बैलेटिंग खत्म की जाए। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ ने उसकी मुखालफत की और बिल पास नहीं हो सका। और अब करंट स्टेटस ये है कि वो दोनों मुखालफत इस वजह से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि चूंकि ये ऑर्डिनेंस के थ्रू किया जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड नहीं किया जा रहा, हमारे से बात नहीं की जा रही, इसलिए हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन समझने की बात यह है कि इसका फ़ायदा तो सबको है, इसका फ़ायदा एक फ्यूचर लॉन्गर रन पे जब इनकी हुकूमतें आएंगी इनको भी होगा। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका जमहूरियत को फ़ायदा, इस मुल्क को फ़ायदा है, जिसको सपोर्ट करना चाहिए था अपोजिशन को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने जो उनके जो मुफादात थे, जो कि उन्होंने सिर्फ नियर फ्यूचर को देखा और जो उनके करंट मुफादात उनको देखा, लेकिन जो लॉन्गर रन में जो कौम का फ़ायदा था, जो जमहूरियत को फ़ायदा था इस चीज़ से, उसको जो है निगलेक्ट कर दिया। नाज़रीन, ये हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है जो बड़ी डिबेटेबल है, वो ये है कि आया जो सेनेट इलेक्शंस हैं और जो सेनेटर्स मुंतखब किए जाते हैं और जिनको टिकटें मिलती हैं, क्या वो अवामी नुमाइंदे हैं? ये जमहूरियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज सेंटर्स चूज़ करती हैं अपनी फ्रेंड एंड फैमिलीज़, वो इंडस्ट्रियलिस्ट और जिस तरह के लोग टेक्नोक्रेट और एलीट जो सारी क्लास है, उस तरह के लोग जो आते हैं सेनेट के अंदर, क्या वो अवामी नुमाइंदे हैं? क्या वाकई उनको हम अवामी नुमाइंदे कह सकते हैं? क्योंकि ये जो सारा इंडायरेक्ट इलेक्शन का जो सारा तरीकाकार है, इस पर भी बड़ी गौर की ज़रूरत है कि क्यों ऐसे लोग जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं और फिर जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसका हिस्सा बनते हैं और वो अवामी नुमाइंदे नहीं होते। तो ये एक बहुत सेनेट का सारा जो तरीकाकार है, सिर्फ इलेक्शंस का नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का नहीं, इसके अलावा सेंटर्स मुंतखब करने का, जिस बुनियाद के ऊपर उनको टिकटें दी जाती हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो तशवीशनाक है, जिनके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनको एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने की ज़रूरत है ताकि इन मसाइल का जो है वो अच्छे तरीके से। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। इस हफ्ते हमने बड़ा अहम इशू डिस्कस किया है, तो अपनी राय हमें लाजमी दीजिएगा और आज़ाद लव को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लाजमी फॉलो और लाइक करें।